आइए दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग आज संविधान की क्लास देखते हैं और आपका न्यू एक्सीलेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मुझे मालूम है दोस्तों, आप सभी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, अपने आप में स्वस्थ होंगे। तो आज फिर से हम लोग एक संविधान की क्लास, 5वीं क्लास आज हम लोग देखते हैं, जो कि छूटा हुआ था। और इसी क्लास में हम लोग इसको क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे आगे। ठीक है मित्रों, आइए हम लोग देखते हैं क्या देखते हैं इधर। एस आर बुम्बई कौन थे? इनका जो एक सर्वोच्च न्यायालय में एक मामला आया था 1994 में। तो इनका मामला आया था क्या, एस आर बुम्बई जो हैं बनाम भारत संघ 1994 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था? प्रस्तावना संविधान का एक अंग है। क्या है मित्रों? प्रस्तावना जो है संविधान का एक अंग है। उसी प्रकार से केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 13 न्यायाधीशों ने, कितने न्यायाधीशों के? 13। ठीक है, 13 न्यायाधीशों की एक पीठ ने प्रस्तावना को संविधान की मूल संरचना कहा। क्या कहा? प्रस्तावना को क्या कहा? संविधान की मूल संरचना के रूप में मान्यता दी। किसने दिया? केशवानंद भारती बनाम, ये ध्यान रखना है भाई, 1974। कितना? 1973 सॉरी। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है, और वही मैंने दिखाया, प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना है। प्रीएम्बल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब मूल। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर। अब आगे देखते हैं, संविधान सभा की मसौदा समिति के सदस्य के एम मुंशी के अनुसार। अब संविधान सभा के मसौदा समिति के अनुसार क्या कहा गया इसको? प्रस्तावना जो है हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है। क्या है मित्रों? संप्रभु गणराज्य की एक कुंडली है। ठीक है, हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है। सबसे पहले प्रस्तावना में यही दिया गया था। ठीक है, ये जो दो शब्द जो बाद में बढ़ाए गए थे, अभी मैंने आपको बताया था, तो ये क्या किए गए? बाद में बढ़ाए गए। ठीक है, अब आगे चलते हम लोग। अभी क्या बताया गया? संविधान हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य को की क्या है? कुंडली है। अब आता है संविधान सभा के एक अन्य सदस्य कौन थे? पंडित ठाकुर दास भार्गव। उन्होंने प्रस्तावना के महत्व निम्नलिखित शब्दों में क्या व्यक्ति दिया है, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या दिया यहाँ पे? प्रस्तावना संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है मित्रों। संविधान क्या है? प्रस्तावना क्या? संविधान की सबसे कीमती हिस्सा है। यह संविधान की आत्मा है। अब कहा जाए संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो मित्रों, प्रस्तावना को कहा जाता है। ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे, आप खुद ही समझ जाएंगे। ये संविधान की क्या है? कुंजी है। ये संविधान का एक गहना है। क्या है? संविधान का एक गहना है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। आगे, यह एक उचित पैमाना है जिससे कोई भी संविधान के मूल को माप सकता है। अब क्या ये उचित पैमाना है? क्या? प्रस्तावना, जिससे किसको नापा जाता है? ये पैमाना है जिससे कोई भी संविधान की मूल को माप सकता है, मूल को। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक मित्रों समझ में आया? आगे समझ में ना आए तो आप ज़रूर बताइएगा इसमें। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये समानता का सिद्धांत है। अब आता है समानता का सिद्धांत। क्या है मित्रों? समानता का सिद्धांत। ठीक है, ये डबल में हो गया, मुझे लग रहा है ऐसा, डबल हो गया है। समानता का सिद्धांत। अब यहाँ क्या? समानता का सिद्धांत काफ़ी हद तक विशेष विशेषता के उन्मूलन के परीक्षण तक ही सीमित है। ये इस तथ्य से स्पष्ट है कि औपचारिक समानता के लिए पहले रैंकों और आदेशों के पदानुक्रम को तोड़ने की उम्मीद में किया गया था, जो सामंती काल से बच गए। किससे बच गए? सामंती काल से। ठीक, सामंती काल से। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। ये डबल मुझे लग रहा पेज हो गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आगे दिया है, लिंग, रंग, पंथ या धर्म के आधार पर व्यक्तियों को एक वर्ग के कई विशेषाधिकार व्यापक रूप से तर्कहीन पूर्वाग्रह माना जाता है, जो समानता के सिद्धांत के विपरीत होता है। क्या होता है? समानता के सिद्धांत के विपरीत होता है। ठीक है मित्रों, ओके। अब आता है क्या? अब मुझे लग रहा है अब डबल नहीं, प्रस्तावना संविधान, ये हाँ, अब अभी डबल में ही है। चलिए, इनको हम लोग सही करा देंगे अभी आगे क्लास में। ठीक है मित्रों, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया? अब ये क्वेश्चन आंसर आ गया। देखिए, मैंने अभी बताया था ना, क्वेश्चन आंसर आएंगे। अब बहुत ध्यान से सुनना है। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया? के एम मुंशी ने। ठीक है, किसने किया? के एम मुंशी ने। ठीक है मित्रों, अब आगे क्या चलता है? अब इसमें हम लोग हमने बताया था कि संविधान सभा के संविधान निर्माण हेतु
जो ड्राफ्टिंग समिति थी, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी कह सकते हैं या मसौदा समिति के सदस्य थे। कौन थे? संविधान सभा के संविधान निर्माण हेतु ड्राफ्टिंग मसौदा समिति के सदस्य कौन थे? के मुंशी थे। ठीक है मित्रों, याद रखना है। ओके, अब क्या दिया हुआ है? प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के संकल्पना को व विचारों को दर्शाता है। प्रस्तावना क्या करती है? ये संविधान निर्माताओं के विचारों को, संकल्पनाओं को दर्शाता है। क्या? प्रस्तावना। ठीक है मित्रों। आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार कहाँ से प्राप्त करता है? प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार कहाँ से प्राप्त करता है मित्रों? भारत की जनता से। कहाँ से? भारत की जनता से। ठीक है, भारत की जनता से। भारत में सर्वोच्च कार्यपालिका पद किसका होता है? अब देखिए, हम यहाँ बहुत अच्छे से समझाएंगे आप लोग को, थोड़ा ध्यान से देखना है। अभी आगे क्या है इसमें, यहाँ देखिए, भारत में सर्वोच्च कौन होता है? कार्यपालिका का कौन होता है? सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है मित्रों। कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ होता है कार्यपालिका का सबसे जो मुखिया होता है कार्यपालिका का, वो होता है, कौन होता है मित्रों? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में क्या है? भारत के नागरिक वोट करेंगे। और इधर क्या है? देखिए, मैंने ये आपको ड्राफ्टिंग के जरिए बताया हुआ है। तो ये देखिए, लोकसभा के सभी निर्वाचित मेंबर किसको करेंगे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को अब चुनेगा कौन कौन लोग, कौन कौन मिल करके उनको वोट करेंगे? लोकसभा के सभी मेंबर। कौन कौन से? लोकसभा, LS, ये मैंने लिखा है ना, LS और RS। L मतलब लोकसभा, LS मतलब लोकसभा और RS मतलब राज्यसभा। लोकसभा के सभी निर्वाचित मेंबर सदस्य और राज्यसभा के सभी निर्वाचित मेंबर। अब भारत के सभी राज्यों के साथ दिल्ली व पुदुचेरी के निर्वाचित मेंबर क्या करेंगे? इनको चुनेंगे। किसको चुनेंगे? राष्ट्रपति को वोट करेंगे। ठीक है मित्रों, आगे राष्ट्रपति जो होता है वो एक मंत्रिपरिषद भी उसके साथ में काम करती है। किसके साथ में? राष्ट्रपति के साथ में। और मंत्रिपरिषद की भी एक उनके अधिकारों और बात को मानना भी उनका कर्तव्य है। ठीक है, बहुमत वही बहुमत सब जगह आता है। आगे अब मैंने बताया था कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, अब राज्यसभा के बारे में जब आता है तो राज्यसभा का निर्माण कौन करता है? विधानसभा के जो है निर्वाचित सदस्य। ठीक है, विधानसभा के कौन है? निर्वाचित सदस्य। ये आगे ये डबल मित्र हो गया है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम सही करा देंगे। और अभी से पढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी, की नोट कहा? देखिए, मैंने अभी जब पढ़ाया था क्लास में तो मैंने बताया भी था, ये सब आगे क्वेश्चन आएंगे। यानी कि की नोट का मतलब क्या है? पूरे संविधान का जो है निचोड़, एक तरीके हम कह सकते हैं। किसको है? प्रस्तावना को कहा गया है। ठीक है, किसने कहा है? सर अर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को क्या कहा है? उद्देशिका यही। ठीक है, प्रस्तावना उद्देशिका को क्या कहा है? की नोट। मित्रों क्या कहा है? की नोट। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श किससे लिया गया है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श से लिया गया। किससे लिया गया है? रूसी क्रांति से। कहाँ से लिया गया मित्रों? रूसी क्रांति से। अब क्या क्या लिए गए हम देखिए बताते हैं आपको। प्रस्तावना में 3 न्याय कौन कौन से जोड़े गए? मैंने बताया था कौन कौन से हैं। रूसी क्रांति से लिए गए कौन कौन से लिए गए प्रस्तावना में? नंबर 1 सामाजिक, नंबर 2 आर्थिक, नंबर 3 राजनैतिक। सामाजिक मतलब सोशल, ठीक, आर्थिक इकोनॉमिकल, ठीक है, राजनैतिक पॉलिटिकल। ठीक है, ये क्या जोड़ेगा इनको? प्रस्तावना में 3 न्याय हैं। कौन कौन से हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। ठीक है, ये लिए कहाँ से गए? उद्देशिका में व्यक्ति जो न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक किए गए हैं, कहाँ से लिए गए मित्रों? रूसी क्रांति से। ठीक है, आगे उद्देशिका के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था। उद्देशिका के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था। अब ये हम लोग ऑप्शन के अनुसार कर सकते हैं इसमें, जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल दिया था,
और एक और मैंने बताया था आपको, प्रस्तावना संविधान का क्या है, विभिन्न अंग है। किसने कहा था इसमें, SR मुंबई 1994 और केशवानंद भारती, यानी दोनों में है। मैंने बताया ना कि ये कहा जाए तो दोनों में, दोनों देखना, ठीक है। हम लोग प्रस्तावना संविधान का विभिन्न अंग है, किसने कहा था, SR मुंबई 1994 में, और ये केशवानंद भारती 1973, ठीक है। ओके, आगे दिया हुआ है कि 13 दिसंबर 1946 को, ध्यान रखिए मित्रों, बढ़िया क्वेश्चन आया एकदम। 13 दिसंबर, ये हम लिख देते हैं 13 दिसंबर, ठीक है, इसका सेकंड पेज में मिल जाएगा। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ मित्रों, 13 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा। बताए थे, क्लास में पढ़ा रहे थे, एकदम ध्यान से जिसने पढ़ा होगा उसको एक बार सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना मैंने बढ़िया से पढ़ाया था कि दोबारा आपको पढ़ना ही ना पड़े। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को इसने रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इन्होंने रखा था उद्देश्य संकल्प को, उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आया था मित्रों, उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे ये प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, क्वेश्चन बनता है 13 दिसंबर 1946 को। अब आगे आते हैं, सहमति कब प्राप्त हुई और पारित कब किया गया। देखिए दोनों पूछ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा सहमति कब मिली या पारित कब किया गया, ठीक है, यह लागू कब हुई। तो 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव लागू किया गया, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान में प्रस्तावना के रूप में जानते हैं, संविधान की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, ये हम दोनों देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को हम क्या जानते हैं, वर्तमान में प्रस्तावना के रूप में जानते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव वही जो मैं बताया था पहले भी कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव को ही बाद में प्रस्तावना के नाम से जाना गया, ठीक है। आगे, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन एकदम बढ़िया, एकदम ये आप मान लीजिए एकदम PCS लेवल के क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति, कहाँ से मित्रों, फ्रांसीसी क्रांति से, ठीक है। आगे, अब इनको मैं बताता हूँ कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता कौन कौन से आर्टिकल में, किस किस में आर्टिकल से है ये संबंधित अपने भारतीय संविधान के। तो स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 से, किससे है, आर्टिकल 19 से, मतलब अनुच्छेद 19 से, ठीक है। समानता किससे, आर्टिकल 14 से। बंधुता किससे, प्रस्तावना जो है, बंधुता जो है प्रस्तावना मौलिक कर्तव्यों में क्या किया गया वर्णन का, किससे प्रावधान, आर्टिकल 19 में 1 से का खा में प्रावधान है, क्या पे 1 से, आर्टिकल 19 का 1 से का और खा में, ठीक है मित्रों, आया समझ में, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न किस्म के शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच समान भाईचारे की भावना को प्राप्त करने का उद्देश्य से किया गया था। किसके नाम से, किसके किया था, बंधुता, क्या ये बंधुता, ठीक है मित्रों। भाईचारा क्या है, बंधुता को दिखाता है, ये न्याय संगत, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, न्याय संगत। समाजवादी, अब यहाँ समाजवादी, लोकतांत्रिक, और ये जो हमने बताया ना समाजवादी और लोकतांत्रिक दो शब्द जोड़े गए थे, मूल प्रस्तावना में इनका जिक्र नहीं था, इनको। हाँ तो मित्रों हम लोग कहाँ चल रहे थे, ये समाजवादी, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना, क्या अर्थ है इसका, समाजवादी का अर्थ है समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना। लोकतांत्रिक, देश का मुखिया जनता के द्वारा चुना जाएगा, किसके द्वारा चुना जाएगा, देश का मुखिया जो है जनता के द्वारा चुना जाएगा, ठीक है। और इसको समाजवादी और ये शब्द कब जोड़ा गया था, और धर्मनिरपेक्ष अखंडता प्रस्तावना में कब शामिल किया गया था, ये समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, एकता, ये संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया मित्रों, 1976 में जोड़ा गया, ठीक है मित्रों। आइए हम लोग और आगे देखते हैं क्या कि यहाँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव।
विशेषाधिकार का अभाव हम लोग कब कब इसको पढ़ेंगे। देखिए समानता, अगर समानता जो है, समानता को हम क्या कह सकते हैं, विशेषाधिकार का अभाव। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव, यानी समानता। जब समानता व्यक्ति को नहीं मिलेगी तो उसको अपने विशेषाधिकारों का अभाव होगा। ठीक है। संप्रभुता, संप्रभुता क्या है, देश अपने फैसले को लेने हेतु स्वतंत्र रहता है। क्या है, देश जो है अपने फैसले को लेने के लिए क्या करता है, स्वतंत्र रहता है मित्रों। ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है। किस शब्द को, आप देखिए 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख नहीं है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो है उल्लेख नहीं है। इसको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। किसको जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्षता को। ठीक है। हाँ, ये ध्यान में रखना है बिल्कुल कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। ठीक है मित्रों। आगे हम लोग क्या देखते हैं, किस वर्ष समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। देखो मैं बताया था, आगे क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इसमें किसी प्रकार की डाउट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है मित्रों। और जब तक हम हैं भैया तब तक तो डाउट करना ही नहीं आपको। ठीक है। क्योंकि डाउट क्लियर नहीं होगा तो वही मैंने बताया था एक दिन लाइव क्लास में कि जब अपने मन में कोई संशय रहेगा तो संशय नहीं रहना है, अपने डाउट नहीं रखना है, डाउट को क्लियर कर लेना है। तो किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता, अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। ठीक है मित्रों, 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया। ठीक है मित्रों। आगे निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। कौन बनाता है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य, संविधान की प्रस्तावना क्या, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। ठीक। अब मूल अधिकार की बात आती है। मूल अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में आबाद धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। किसके लिए, व्यक्तियों के लिए। ठीक है। क्या करते हैं, आबाद धर्म को मानने की स्वतंत्रता, यानी कि धर्म, किसी भी धर्म में आप जो है अपना स्वेच्छा से अपना सकते हो, वो आपकी स्वतंत्रता कहाँ दिया है, मूल अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में। ठीक है मित्रों। आगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किन रूप में घोषित किया गया है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है मित्रों, इसमें घोषित किया गया है संप्रभु, सबरिजन, समाजवाद, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर। ठीक है। और लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है। आया मित्रों समझ में। ठीक है। आगे भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में संशोधन किया गया। कब संशोधन किया गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में क्या किया गया, उद्देशिका में क्या किया गया, संविधान संशोधन किया गया। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में क्या है मित्रों, भारत में, हाँ यहाँ भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे, भारत में संविधान सर्वोच्च है। क्या है, मैंने बताया था भारत में संविधान सर्वोच्च है। भारत की प्रस्तावना ही आरंभ होती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है मित्रों, समझ में आया। ओके। आगे चलते हैं। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, संविधान की प्रस्तावना में मित्रों, कहाँ किया गया है, संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है। ओके। भारत के संदर्भ में। ठीक है। अब यहाँ आता है भारत के संदर्भ में क्या है, निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत में सही भाव व्यक्त करता है क्या, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं। ठीक है। भारत में किसी राज्य का कोई धर्म नहीं है कि फला राज्य का जो है मुस्लिम धर्म होगा, या ये होगा, हिंदू होगा, या सिख होगा, या ईसाई होगा। इस प्रकार का भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक। ओके। आगे हम लोग चलते हैं।
निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? संघीय, फेडरल, ठीक है, संघीय शब्द का उल्लेख जो है नहीं है, ठीक है मित्रों, ये ओके। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता, यानी कि आर्थिक, ये जो हमने बताया था ना, पैसा रखने वाला, पैसा अपने पास ना रखना, इसकी स्वतंत्रता नहीं है, संपत्ति का अधिकार वाला है, समझ गए, ये कैंसिल कर दिया गया है। आगे अब हम लोग चलते हैं, ठीक है मित्रों, यहाँ ये हो गया ख़त्म, और इसको हम PDF जो है डबल पेज में हो गई है, इसको मैं सही करा दूँगा। और फिर से मित्रों, क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपकी क्लासेस सारी की सारी रेगुलर चलेगी। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप लोग को मेहनत बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, मेहनत नहीं करोगे तो भाई सफलता हासिल नहीं होगी, ठीक है। और एक बार फिर से हम कहते हैं आपको न्यू एक्सीलेंट में की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद। और चैनल मेरा सब्सक्राइब करिए, न्यू एक्सीलेंट एकेडमी के नाम से है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।